सो हाय गाइस, दिस इज निकिता। आज हम रिवाइज करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। तो इफ यू आर एन 2027 और 2028 एस्पिरेंट, दिस लेक्चर विल बी अ रियली यूजफुल लेक्चर फॉर यू। वी आर गोइंग टू रिवाइज हाफ ऑफ द चैप्टर टुडे एंड अगला हाफ अगले लेक्चर में आएगा। So without any further ado, let's begin. Now as the chapter name goes, body fluids in circulation, it basically means that हमारी body के अंदर एक fluid होता है जो continuously circulate करता है to transport minerals, hormones, etc. Now we all know that blood is the most commonly used body fluid. Along with blood, lymph भी help करता है in the transport of certain materials. Now इस chapter में we are going to study about blood in detail. तो एज वी ऑल नो, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाउ प्लाज्मा बेसिकली 55% ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इट इज अ स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड, मतलब एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है वो। नाउ प्लाज्मा खुद भी इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स which is 90 to 92% water, 6 to 8% proteins and minerals like sodium, calcium, magnesium, etc. Now हमारी NCERT में प्रोटीन्स के 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं which are very important as per the MCQ perspective. The first one is albumin. The albumin हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. Now the next one is globulin, जो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म्स में हेल्प करता है. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ा होगा तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स करके एक पूरा टॉपिक होता है. Now the third one is fibrinogen, जो हमारी क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में हेल्प करता है. Now क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन आगे इन डेप्थ आएगा इन द सेम चैप्टर. इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. Now, इस स्टेटमेंट से एक काफ़ी ट्रिकी MCQ बन सकता है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. अगर स्टेटमेंट बेस में एक्टिव फॉर्म आ गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल मेक अ मिस्टेक. तो make sure that you remember this well. Now the next very important point from MCQ perspective is what is serum. सीरम जो होता है जब आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हटा देते हो तो जो बचता है उसे हम सीरम कहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. वन सच फॉर्म्ड एलिमेंट इज एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल. ना हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट RBCs ही होते हैं. अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब RBCs आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो यूनिट पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि इन द एग्जाम किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन में आपको यूनिट से मिस्टेक करवाई जा सकती है. Now RBCs are found in the red bone marrow. They do not contain a nucleus. They are biconcave in shape. They are red colored due to the presence of an iron containing pigment, hemoglobin. Now हमारे बॉडी में पर 100 ml of blood 12 to 16 grams of hemoglobin is present. Again यूनिट पे अच्छे से फोकस करो बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर 1000 ml of blood या 1 लीटर ऑफ ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन होता है तो आप 12 to 16 ग्राम्स नहीं लिख सकते, आपको 120 to 160 ग्राम्स लिखना पड़ेगा. Now हेमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. एंड जो डेड RBCs होती है, यानी कि जो ओल्ड RBCs होती है, जो अपना प्रोग्राम सेल डेथ परफॉर्म कर लेती है, वो जाती है स्प्लीन में. इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी कहते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट, द ल्यूकोसाइट्स और द WBCs. ल्यूकोसाइट्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, दे आर न्यूक्लिएटेड. न्यूमेरिकली अगर इनकी बात करें तो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर. तो हमारी NCERT में WBCs की क्लासिफिकेशन दे रखी है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो WBCs आर क्लासिफाइड इनटू ग्रैनुलोसाइट्स एंड ई-ग्रैनुलोसाइट्स. तो ग्रैनुलोसाइट्स वो WBCs को कहते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम ए-ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं. Now granulocytes are classified into neutrophils, eosinophils and basophils, and agranulocytes are classified into lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are again classified into B lymphocytes and T lymphocytes, मतलब bone marrow lymphocytes या thymus lymphocytes. This again in depth आप पढ़ोगे in your 12th standard human health and diseases. Now the next very important point to remember is the WBC classification के proportions. Now it is a little difficult to remember, but ये short trick से आपको बड़ी easily याद हो जाएगा. तो now we are going to remember a mnemonic that is NLNEB. मतलब न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ये सीक्वेंस में WBCs ज़्यादा से कम होते हैं, मतलब दिस इज द डिसेंडिंग सीक्वेंस. आपको एग्जाम में डिसेंडिंग या असेंडिंग सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो. Now the next formed elements are the platelets or the thrombocytes. Now thrombocytes actually कोई सेल नहीं होते हैं, they are fragments of a cell जिसका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट. न्यूमेरिकली अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब्स प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. Now platelets help in clotting and coagulation. तो अगर आपके प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो इट कैन लीड टू सीवियर ब्लड लॉस. दैट हैपेंस इन केस ऑफ डेंगू, जब आपके प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है. Now the next topic in our NCERT is blood grouping. Now blood grouping बेसिकली 2 तरीके से दी हुई है हमारी NCERT में. एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड एक है RH ब्लड ग्रुपिंग. ना जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये 2 तरीके के एंटीजेंस की वजह से प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में.
विच इज़ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। इसकी वजह से 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स बन सकते हैं, दैट इज ए बी एंड ओ। अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट करने गए हो तो यू वुड नो वन थिंग कि जो डॉक्टर होता है वो आपके ब्लड को आपके रेसिपिएंट के ब्लड के साथ मैच करने की कोशिश करता है। तो उसमें वो एक्जैक्टली क्या मैच करने की कोशिश करता है, कम लेट्स स्टडी दैट। ये पढ़ने के लिए वन थिंग दैट यू शुड नो इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन आर दोज जो हमारे बॉडी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, एंड एंटीबॉडीज फॉर्म होती है ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स टू टैकल द सिचुएशन। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली एक ए ब्लड ग्रुप का इंसान एक बी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड तो नहीं ले सकता, तो उसके पास जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी देखें तो वो या तो किसी ए ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं या तो किसी ओ ब्लड ग्रुप के। ओ ब्लड ग्रुप के कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, यू विल गेट दैट। नाउ सिमिलरली अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली आप किसी ए ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड तो नहीं ले सकते, तो एंटी ए प्रेजेंट होगा। तो कंपैटिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो आप या तो बी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं या तो ओ ब्लड ग्रुप के। नाउ द थर्ड केसेस, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसीज पे एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट होगा और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और इसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। और अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये ए बी एंड ओ सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। तो 4 सिनेरियोज, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके आरबीसीज पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा एंड एंटीबॉडी आपके आरबीसीज पर दोनों प्रेजेंट होगी, ए एंड बी। दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द ए बी ब्लड ग्रुप। और आपकी कंपैटिबिलिटी सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के लोगों के साथ ही होगी। तो ये हमारे चार्ट की बेसिक ही कंक्लूजन आती है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ पता होगा कि जब भी हम ब्लड ग्रुप बताते हैं हम खाली ए बी और ओ नहीं कहते, हम कहते हैं ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे। तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द RH ग्रुपिंग। नाउ RH ग्रुपिंग पिक्चर में आया बिकॉज ऑफ द रीसस मंकी। नाउ ब्लड डोनेट करते टाइम पे हमारा RH भी मैच होना चाहिए विद द रेसिपिएंट। Now humans में most of the people are RH positive, तो almost 80% people are RH positive and the rest 20% are RH negative. Now एक बहुत common में जो मैंने लोगों में देखा है is that people think कि जो RH positive लोग होते हैं वो बहुत optimistic होते हैं, जो RH negative लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा pessimistic होते हैं। तो guys that's not true, ये बस एक represent करने का तरीका है, that's just how we represent it। तो इसका pessimism and optimism से कोई लेना देना नहीं है। Now एक special case RH incompatibility का हमारी NCERT में mentioned है, इससे भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। अगर एक RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव फीटस कंसीव करती है तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने मिल सकती है। तो जब भी एक प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है तो जो मैटरनल एंड फीटल ब्लड होता है दैट इज सेपरेटेड बाय अ प्लेसेंटा। तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो कोई इशू नहीं होता बिकॉज देयर इज नो एक्सपोजर ऑफ ब्लड। नाउ ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड इज एक्सपोज टू द मैटरनल ब्लड। तो यहाँ आके एक्सपोजर हो रहा है एंड इसकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्म होती है इन द मैटरनल ब्लड। और ये एक्सपोजर के बाद जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है तो RH एंटीबॉडीज जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में फॉर्म हुई रहती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सेकंड फीटस तक पहुंच जाती है एंड इसकी वजह से फीटस को एनीमिया या जॉन्डिस भी हो सकता है एंड इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस। एंड इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या तो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कहा था कि आगे कंटिन्यू होगा, दैट इज द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ जब भी आप गिर जाते हैं, आपको कुछ लग जाता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड लॉस होता है लेकिन उसके बाद एक क्लॉट या कोएगुलम फॉर्म हो जाता है। नाउ ब्लड क्लॉटिंग इज अ कैस्केड प्रोसेस, मतलब एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं टू फॉर्म दिस क्लॉट और कोएगुलम। नाउ ये क्वेश्चन भी एक सीक्वेंस फॉर्मेट में MCQ में आ सकता है, तो मेक श्योर कि आप इसे एक चार्ट के फॉर्म में ही याद करें। तो हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। So this thrombin gets converted into fibrinogens and then fibrins to form a scum, clot or a coagulum. Now this might seem a little hard for you to remember, लेकिन अगर आप एक सीरीज में याद करोगे तो ये फटाफट याद हो जाएगा। Prothrombin, thrombin, fibrinogens, fibrins and clot. Now the next topic given in our NCERT is the lymph for the tissue fluid. तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हर एक सेल को तो ब्लड सप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए lymph comes into the picture. Now water and water soluble substances move out of the blood vessels and इसे ही हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। हर एक सेल को रीच करने के लिए वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं। नाउ लिम्फ इज बेसिकली द सेम एज प्लाज्मा, दोनों के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही होते हैं एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ लिम्फ इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। और लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स अबाउट लिम्फ दैट यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपरली।
फर्स्ट पॉइंट इज कि लिम्फ जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है। अब लिम्फ ऑल्सो कंटेन्स सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। इसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को एक्सचेंज भी करता है। नाउ फैट जो होता है हमारी बॉडी में दैट इज अब्सॉर्ब बाय लैक्टेज, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ इस पॉइंट के बाद से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवेज। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपको सर्कुलेटरी पाथवेज थोड़े थोड़े तो याद ही होंगे। नाउ देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज, वन इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम थोड़ा सा एनिमल किंगडम के बारे में याद करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता था इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता था इन एनालिड्स एंड कॉरिड्स। इसके साथ साथ सेफालोकॉर्ड मोलस्क्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता था, बट इतनी डेप्थ में आपके एग्जाम में आने नहीं वाला है। तो हमारी एनसीईआरटी में अंडर सर्कुलेटरी पाथवेज कुछ एनिमल किंगडम की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो लेट्स क्विकली रिवाइज इट। तो टू चेम्बर्ड हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन फिशेस, इसे हम सिंगल सर्कुलेशन भी कहते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द गिल्स, जहाँ से वो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर बॉडी पार्ट्स की तरफ आने लग जाता है एंड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वापस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट को सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो एनसीईआरटी में दी हुई है दैट इज अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया एंड एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। ना ये मिक्स ब्लड की वजह से कम एनर्जी जनरेट हो पाती है, जिसकी वजह से एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दे आर कोल्ड ब्लडेड इन नेचर। मूविंग ऑन टू द 4 चेम्बर्ड हार्ट जो प्रेजेंट होता है इन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो क्रोकोडाइल्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो रेप्टाइल होके भी 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। वो 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता एंड ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स और होम्योथर्मिक। तो गाइस दैट्स इट विद द सर्कुलेटरी पाथवेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है एंड आई वांट टू कवर दैट इन वन लेक्चर ओनली। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। टिल देन बाय बाय एंड स्टडी वेल।